नीट एग्जाम की जब हम लोग बात करते हैं तो नीट एग्जाम में कुछ ऐसे टॉपिक है जो हर साल रिपीट होते हैं। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ स्टडी स्मार्ट का कॉन्सेप्ट। हम लोग ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, 100 ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि नीट में हर साल पूछे जाते हैं। मतलब उस टॉपिक से हर साल नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो एक ही क्वेश्चंस नहीं रहते हैं पर वो उसी टॉपिक से रहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ ये स्टडी स्मार्ट का कॉन्सेप्ट है, ना कि स्टडी हार्ड का। तो हम लोग उस 100 टॉपिक को पढ़ने के बाद, हर टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोग नीट के क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे जो पिछले साल पूछे गए हैं उस टॉपिक से। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को पढ़ने के बाद कैसे आसानी से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो सबसे पहले जो नीट में पूछे जाने वाला सबसे कॉमन टॉपिक है, जो हर साल इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है ब्लड ग्रुप। तो चलिए पहले ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और इससे पढ़ने के बाद हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाएंगे और आप देखेंगे कि कितने आसानी से आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो ब्लड ग्रुप से पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुप का डिस्कवरी किसने किया था। तो ब्लड ग्रुप में दो सिस्टम आता है, एक है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और एक है आरएच ब्लड ग्रुपिंग। तो एबीओ ब्लड ग्रुप को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था कार्ल लैंडस्टेनर। और आरएच सिस्टम को जो हम लोग पढ़ेंगे, ये एबीओ सिस्टम क्या है और ये आरएच सिस्टम क्या है, लेकिन इसे डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट के बारे में पहले हम जानते हैं। एबीओ सिस्टम को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे कार्ल लैंडस्टेनर। यह भी एक क्वेश्चन की तरह पूछा जाता है। और आरएच सिस्टम को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था अलेक्जेंडर एस वीनर। चलिए, तो ये हिस्ट्री के बारे में था। अब चलिए ब्लड ग्रुप को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। क्या है ब्लड ग्रुप, क्या ब्लड ग्रुप का सिस्टम है, ब्लड ग्रुप का ट्रांसफ्यूजन करने में क्या क्या प्रॉब्लम आता है, और ब्लड ग्रुप जो जेनेटिकली जो डिटरमाइन रहता है एक पर्सन का ब्लड ग्रुप के लिए कौन कौन सा जीन रेस्पॉन्सिबल है, ये सब बातों को हम लोग समझेंगे, जो कि बहुत ही हाई यील्ड टॉपिक है। और हर एक लाइन मेरा लिखा गया, हर एक लाइन एक पोटेंशियल क्वेश्चंस के रूप में एग्जाम में, नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, ब्लड जो है ये बना रहता है प्लाज्मा से और सेल्स से मिलकर। तो प्लाज्मा जो है ये फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड है, फ्लूइड। और इसके अंदर जो सेल्स है उसे हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। या फिर फॉर्म सेल। तो ये फ्लूइड कंपोनेंट है ब्लड का और इसके अंदर बहुत सारा सेल्स रहता है। जैसे आपको पता होगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, मैक्रोफेज, मोनोसाइट, बहुत सारा सेल्स इस ब्लड के अंदर रहता है। तो अभी हम लोग का काम सिर्फ आरबीसी के साथ है, क्योंकि हम लोग ब्लड ग्रुप समझ रहे हैं और ब्लड ग्रुप से रिलेटेड जो सेल है वो आरबीसी है और ब्लड ग्रुप से रिलेटेड ब्लड का जो कंपोनेंट है वो प्लाज्मा है। तो अभी हम लोग इसी दो चीज पे फोकस करेंगे। पहले आरबीसी को देखते हैं हम लोग। ये जो आरबीसी है, आरबीसी को लेकर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी का शेप कैसा रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आरबीसी का जो शेप है, इधर से आपको भी कॉनकेव दिख रहा है और इधर से भी आरबीसी का शेप क्या दिख रहा है आपको, कॉनकेव दिख रहा है। मतलब दोनों तरफ से आपको आरबीसी का शेप इस तरह से कॉनकेव दिख रहा है। इसीलिए आरबीसी का शेप बाइकॉनकेव होता है। बाय मतलब दो तरफ से कॉनकेव आपको दिख रहा है, बाय मतलब टू, दोनों तरफ से आपको कॉनकेव दिख रहा है। इसीलिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है आरबीसी को लेके कि आरबीसी का शेप कैसा रहता है। आरबीसी का शेप अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, आरबीसी का शेप स्फेरिकल रहता है, सिलेंड्रिकल रहता है, बाइकॉनकेव रहता है, बाइकॉन्वेक्स रहता है, तो इसका आंसर होगा बाइकॉनकेव। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में दोनों तरफ से आपको कॉनकेवनेस दिख रहा है, इसीलिए आरबीसी का शेप बाइकॉनकेव रहता है। ठीक है। और आरबीसी के जो सेल है इसके ऊपर बहुत सारा एंटीजन रहता है, एंटीजन, जिसको हम लोग एजी से डिनोट कर सकते हैं, एंटीजन। ये एंटीजन क्या है? ये एंटीजन सेल्स के ऊपर रहता है। ये एंटीजन एक स्पेसिफिक तरह का एक प्रोटीन है, ये प्रोटीन ही है और ये सभी सेल्स के ऊपर रहता है। बैक्टीरियल सेल्स के ऊपर रहता है, वायरस के ऊपर रहता है। हालांकि वायरस एक सेल नहीं है, लेकिन वायरस का जो प्रोटीन है वो खुद ही एक एंटीजन की तरह काम करता है।
तो एंटीजन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी के अंदर ये एंटीजन रहता है। और ये एंटीजन कहाँ पे रहता है? ये एंटीजन सेल का सरफेस पे रहता है या फिर सेल का मेम्ब्रेन पे रहता है। तो इसी को लेकर भी नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन द, तो इसका आंसर क्या होगा? एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन और द सेल सरफेस, ना कि ये न्यूक्लियस में रहता है, ना कि ये साइटोप्लाज्म में रहता है। ये नहीं रहता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में। ये एंटीजन कहाँ रहता है? ये सेल का सरफेस पे रहता है, सेल मेम्ब्रेन का सरफेस पे। तो इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो एंटीजन है, एंटीजन आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ये आपको मिल रहा है सेल सरफेस पे, सेल के ऊपर या फिर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। सरफेस और मेम्ब्रेन एक ही बात है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, ना कि ये न्यूक्लियस में है और ना कि ये साइटोप्लाज्म में। तो ये एंटीजन, ये आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन है, ये अलग अलग तरह का एंटीजन रह सकता है। और किस तरह का एंटीजन आरबीसी के ऊपर है वही डिटरमाइन करेगा कि उस पेशेंट का या फिर उस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप क्या होगा। अगर आपके आरबीसी के ऊपर, अगर चलिए हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं, अगर ये आपका आरबीसी है और आपके आरबीसी के ऊपर अगर ए एंटीजन है, ये एंटीजन का नाम है, ए एंटीजन है, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ब्लड ग्रुप, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा? आपका ब्लड ग्रुप होगा ए। सिंपल सी बात है। अगर आपका आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है और एंटीजन कहाँ रहता है? आरबीसी के सरफेस पे रहता है। तो अगर आपके आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन है, ए एंटीजन क्या है? एक एंटीजन का नाम है ए एंटीजन, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। उसी तरह से किसी और का आरबीसी के सरफेस पे अगर बी एंटीजन है, बी एंटीजन, तो उस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी, ब्लड ग्रुप होगा बी। उसी तरह से अगर किसी इंडिविजुअल के आरबीसी के सरफेस पे अगर दोनों एंटीजन है, अगर उसके आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, तो उस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप आप सोच सकते हैं, जी हाँ, उसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी ग्रुप होगा, दोनों ही होगा। और अगर किसी इंडिविजुअल के आरबीसी के सरफेस पे अगर कोई भी एंटीजन नहीं है, कोई भी एंटीजन नहीं है, तो उस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप जो है ए बी ओ, वो किस कारण से है? क्योंकि उसके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन है, इसीलिए उसका ब्लड ग्रुप को वही एंटीजन डिटरमाइन कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर उसके आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, अगर उसके आरबीसी के सरफेस पे ए बी दोनों एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और अगर कोई भी एंटीजन अगर उसके आरबीसी के सरफेस पे नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ओ। चलिए, यहाँ तक बात समझने के बाद हम लोग आगे समझते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल के आरबीसी के सरफेस पर अगर ए एंटीजन है तो उसका प्लाज्मा में एक एंटीबॉडी होगा। एंटीजन का काउंटर पार्ट है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी एंटीजन का काउंटर पार्ट है। ठीक है, तो इसे हम लोग समझते हैं ये काउंटर पार्ट क्या है। अगर किसी इंडिविजुअल के आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन है तो उसका काउंटर पार्ट उसके प्लाज्मा में होगा। प्लाज्मा क्या है? जो फ्लूइड कंपोनेंट है, तो उसके फ्लूइड कंपोनेंट में क्या होगा? उसका एंटीबॉडी होगा। तो वो एंटीबॉडी क्या होगा? ये जो ए एंटीजन इसके आरबीसी के सरफेस पे है, तो इसका काउंटर पार्ट जो प्लाज्मा में होगा उसे हम लोग एंटीबॉडी कहेंगे, और इसके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होगा वो बी एंटीबॉडी होगा। इसे हम लोग एंटी बी भी डिनोट कर सकते हैं। एंटी बी बोल के भी हम लोग इसे डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि ये एंटीबॉडी है और एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट है? ये एंटीबॉडी बी के अगेंस्ट है, तो इसे हम लोग एंटी बी बोल के डिनोट कर सकते हैं। और उसी तरह से ये दूसरे इंडिविजुअल जिसके आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन है, तो इसके प्लाज्मा में काउंटर पार्ट इसका एंटीबॉडी होगा। कौन सा एंटीबॉडी होगा इसके काउंटर पार्ट में? इसके काउंटर पार्ट में जो एंटीबॉडी होगा वो ए एंटीबॉडी होगा, क्योंकि एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन को जाके डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो आप ही सोचिए कि अगर किसी के आरबीसी के सरफेस पे अगर ए एंटीजन है
और उसके प्लाज्मा में अगर ए एंटीबॉडी है तो वो एंटीबॉडी क्या करेगा, उस आरबीसी को जाके डिस्ट्रॉय कर देगा। तो आरबीसी जब डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो आरबीसी का हेमोलाइसिस हो जाएगा, और आरबीसी का जब हेमोलाइसिस होगा तो उस पर्सन के अंदर एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया हो जाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम आएगा, और बहुत सारे जो प्रॉब्लम आएंगे उसे हम लोग आगे समझेंगे। उसी तरह से आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन रहता है वो सेम एंटीबॉडी प्लाज्मा में नहीं रहता है। अगर रहता तो क्या करता, उससे आरबीसी को जाके डिस्ट्रॉय कर देता, इसीलिए सेम एंटीबॉडी नहीं रहता है। लेकिन दूसरा एंटीबॉडी दूसरे ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट एंटीबॉडी रहता है। क्यों रहता है, ताकि कोई भी उसे किसी भी समय दूसरे का ब्लड ग्रुप नहीं दे सके। वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो बॉडी ने खुद डेवलप किया है, ताकि दूसरे का ब्लड ग्रुप अगर उसके अंदर दिया जाएगा तो वो जो एंटीबॉडी जो प्लाज्मा में है उसके आरबीसी को जाके वो डिस्ट्रॉय कर सके। यही बेसिस है कि हम लोग किसी भी पेशेंट को कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं डोनेट कर सकते हैं, उसे कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं इन्फ्यूज कर सकते, क्योंकि उसके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी रहेगा वो एंटीबॉडी जाके अगर हमने ए ब्लड ग्रुप वाले को अगर हमने बी ब्लड ग्रुप दे दिया तो आप देख सकते हैं ए ब्लड ग्रुप के प्लाज्मा में क्या है, बी एंटीबॉडी है। तो ये बी एंटीबॉडी जाके उस डोनर का जो आरबीसी है उसके ऊपर बी एंटीजन रहेगा तो उसको जाके ये डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसके कारण आरबीसी का क्या होगा, हेमोलाइसिस हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ये डिटरमाइन करते हैं कि एक इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप क्या है और वही ब्लड ग्रुप हम लोग उस इंडिविजुअल को दे सकते हैं। तो यहाँ तक बात समझने के बाद आप समझ सकते हैं कि इस इंडिविजुअल के आरबीसी के ऊपर दोनों ही एंटीजन है, तो क्या इसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि अगर इसके प्लाज्मा में अगर ए एंटीबॉडी रहेगा तो भी जाके आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि ये आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है। तो इसके प्लाज्मा में जो ए एंटीबॉडी रहेगा वो एंटीजन के साथ जाके लग सकता है, और जब इसके साथ जाके लगेगा तो उसका डिस्ट्रक्शन होगा। उसी तरह से अगर प्लाज्मा में अगर बी एंटीबॉडी है तो ये सरफेस पे ए बी ब्लड ग्रुप वाले के सरफेस पे बी एंटीजन भी है तो उसको जाके डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप के प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहता है। तो यहाँ तक समझ रहे हैं कि एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी कहाँ पे रहता है, ये सरफेस पे रहता है या प्लाज्मा में रहता है, तो ये प्लाज्मा में रहता है, एंटीबॉडी इन प्लाज्मा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ए जो ब्लड ग्रुप है इसके सरफेस पे ए एंटीजन है और इसके प्लाज्मा में क्या है, एंटी बी। और ये जिसका ब्लड ग्रुप बी है इसके सरफेस पे बी एंटीजन है और इसके प्लाज्मा में क्या है, ए एंटीजन। और ये ए बी वाले ग्रुप के प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है और इसके सरफेस पे दोनों ही एंटीजन है, ए और बी दोनों ही एंटीजन। तो इसके प्लाज्मा में नील, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। और ओ ब्लड ग्रुप के सरफेस पे जबकि कोई भी एंटीजन नहीं है, ना कि इसके सरफेस पे ए एंटीजन है ना कि इसके सरफेस पे बी एंटीजन है, तो इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी जो रहेगा वो दोनों ही रहेगा, एंटीबॉडी ए के अगेंस्ट में भी रहेगा और एंटीबॉडी बी के अगेंस्ट में भी रहेगा। इसके जो प्लाज्मा है इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए के अगेंस्ट में भी रहेगा और एंटीबॉडी बी के अगेंस्ट में भी रहेगा। तो ये चीज आपको समझना है। और इसी को लेकर एक लॉ दिया गया है जो मैंने कहा था, एबीओ ब्लड ग्रुप डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था कार्ल लैंडस्टेनर। तो इसी को लैंडस्टेनर लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लैंडस्टेनर लॉ। लैंडस्टेनर लॉ क्या है, ये भी एक क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है कि लैंडस्टेनर लॉ क्या है। हालांकि लैंडस्टेनर लॉ के बारे में आपके नीट, आपके जो सीबीएसई के जो बुक है एनसीईआरटी उसमें नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी मैंने एक बार देखा है कि लैंडस्टेनर लॉ के बारे में पूछा गया है। लैंडस्टेनर लॉ क्या है कि अगर आपके आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है तो आपके एंटीबॉडी में, आपके जो प्लाज्मा में है ए एंटीबॉडी नहीं रहेंगे, और अगर आपके प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी है तो आपके आरबीसी पे बी एंटीजन नहीं रहेंगे। जो मैंने बोला था कि उसके काउंटर पार्ट, अगर सरफेस पे ए एंटीजन है तो उसके काउंटर पार्ट ए एंटीबॉडी प्लाज्मा में नहीं रहेंगे, और अगर प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी है तो उसका काउंटर पार्ट ए एंटीजन सरफेस पे नहीं रहेगा। तो ये है लैंडस्टेनर लॉ।
मतलब जो एंटीबॉडी सरफेस पे है उसका काउंटर पार्ट प्लाज्मा में नहीं रहेगा, और जो एंटीबॉडी प्लाज्मा में है उसका काउंटर पार्ट एंटीजन सरफेस पे नहीं रहेगा। तो ये चीज़ आपको समझना है। चलिए इससे आगे देखते हैं हम लोग। तो ये तो एंटीजन और एंटीबॉडी कहाँ कौन सा रहता है, एक सरफेस पे रहता है और एक प्लाज्मा पे रहता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये RH सिस्टम क्या है। एबीओ सिस्टम पढ़ने के बाद हम लोग देख रहे हैं ये RH सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप क्या है। RH सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप सिंपली है ये डी एंटीजन को लेकर है। जैसे अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे ए, बी और ओ, तो ये डी एंटीजन को लेकर है। डी एंटीजन अगर आरबीसी के सरफेस पे है, अगर डी एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे है तो हम लोग इस ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव कहेंगे, या फिर इस ब्लड ग्रुप को हम लोग RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहेंगे। और अगर डी एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे नहीं है, एब्सेंट है, तो इसे हम लोग RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप कहेंगे। ये डी एंटीजन होने के साथ साथ इस आरबीसी पे अगर ए एंटीजन है तो वो ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर बी एंटीजन है तो वो ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ए, बी और डी तीनों एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर कोई भी एंटीजन नहीं है, सिर्फ डी एंटीजन है, तो वो ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बात को अगर आपको समझना है, ब्लड ग्रुप पे, ब्लड सेल पे, आरबीसी पे एबीओ सिस्टम का एंटीजन और RH सिस्टम का एंटीजन दोनों ही रह सकता है। अगर एबीओ सिस्टम में से ए एंटीजन है और RH सिस्टम में से डी एंटीजन है तो वो ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होगा। और उसी तरह से अगर एबीओ सिस्टम से बी एंटीजन है, RH सिस्टम से डी एंटीजन है, तो ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होगा। अगर एबीओ सिस्टम से बी एंटीजन है, RH सिस्टम से डी एंटीजन नहीं है, तो ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव होगा। तो इस तरह से आपको समझना है कि एबीओ और RH सिस्टम का ग्रुपिंग किस तरह से हम लोग करते हैं। RH पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं तो कम्युनिटी में या फिर पॉपुलेशन में RH पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है, RH नेगेटिव लोग बहुत ही कम है। और सबसे जो रेयर ब्लड ग्रुप अगर आपसे पूछा जाए कि रेयर ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो वो AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप। AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप सबसे रेयर है, और सबसे कॉमन जो ब्लड ग्रुप है पॉपुलेशन में वो है O पॉजिटिव। तो ये दो क्वेश्चन आपको फिर से याद रखना होगा। द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इज AB नेगेटिव और द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप जो है वो O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। तो इस चीज को समझने के बाद, RH सिस्टम और एबीओ सिस्टम को समझने के बाद, अब हम लोग समझने जाते हैं जेनेटिक्स ऑफ द ब्लड ग्रुपिंग। किस तरह से एक इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप डिटरमाइन होता है, उस बात को अब हम लोग समझने के लिए जा रहे हैं, जिसे हम लोग जेनेटिक्स ऑफ द ब्लड ग्रुप की बात कर रहे थे। मैं कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे लिखने वाला हूँ। वो स्टेटमेंट आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन 10 मिनट के अंदर मैं वादा करता हूँ कि वो स्टेटमेंट, सारे के सारे स्टेटमेंट आपको समझ में आएगा। तो बस अभी आप स्टेटमेंट को सुनिए। वो स्टेटमेंट क्या है कि जो जीन है, एबीओ ब्लड ग्रुप को जो डिटरमाइन करने वाला जो जीन है वो क्रोमोसोम 9 पे रहता है, और उस जीन का नाम है जीन आई। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि जो ए जीन है, जो ए ब्लड ग्रुप को फॉर्म करता है, ये डोमिनेंट रहता है। ए जीन डोमिनेट्स ओवर ओ जीन। जो ब्लड ग्रुप ओ को फॉर्म करने वाला जीन है, उसके ऊपर ये ए जीन डोमिनेट रहता है। और जो तीसरा स्टेटमेंट है, बी जीन जो है, बी जीन, ये भी डोमिनेट करता है ओवर ओ जीन। कहने का मतलब है जब ए और ओ जीन दोनों ही रहेगा तो ए जीन ओ जीन के ऊपर डोमिनेट करेगा, और उस पेशेंट का ब्लड ग्रुप, उस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। उसी तरह से अगर बी जीन और ओ जीन दोनों ही रहेगा तो उस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप बी होगा, क्योंकि बी जीन ओ जीन के ऊपर डोमिनेट करता है, और वो ओ जीन को सप्रेस कर देगा और खुद ही एक्सप्रेस हो जाएगा। वो जीन का कैरेक्टर खुद ही एक्सप्रेस होगा और वो जीन को सप्रेस कर देगा। इसीलिए बी और ओ जब दोनों एक साथ रहेगा तो बी जीन डोमिनेट करेगा और ओ जीन सप्रेस हो जाएगा, और उस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा।
उसी तरह से अगर ए जीन और ओ जीन रहेगा तो उस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, क्योंकि ए जीन डोमिनेट करता है ओ जीन के ऊपर और वो ओ जीन को सप्रेस कर देगा। लेकिन क्या होगा जब ए जीन और बी जीन दोनों एक साथ रहेगा? जब ए और बी जीन दोनों एक साथ रहेगा तो ये ना ही एक दूसरे के ऊपर ना तो डोमिनेट कर सकता है, ना ही एक दूसरे को सप्रेस कर सकता है, इसीलिए दोनों का दोनों एक्सप्रेस हो जाएगा। इसीलिए ब्लड ग्रुप को, ये ए बी को लेकर इस ब्लड ग्रुप को हम लोग एग्जाम्पल देते हैं कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस, कोई एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट नहीं कर रहा है और कोई एक दूसरे को सप्रेस नहीं कर रहा है जब ये ए जीन और बी जीन दोनों एक साथ है। इसीलिए इस तरह का जेनेटिक एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं कि ये कोडोमिनेंस है। ना ही ए बी के ऊपर डोमिनेट कर रहा है और ना ही बी ए के ऊपर डोमिनेट कर रहा है जब ये दोनों एक साथ रह रहे हैं। तो इस तरह को हम लोग जीन एक्सप्रेशन को हम लोग कोडोमिनेंस कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि ये जीन कैसे एक दूसरे को सप्रेस करता है। जब ए जीन ओ जीन जब एक साथ रहता है तो किस तरह से वो उसको सप्रेस करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कोई भी इंडिविजुअल के लिए अगर उसका जो ब्लड ग्रुप है, कोई भी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप है, वो ब्लड ग्रुप का जीन, एक जीन उसके फादर से आएगा और एक जीन उसके मदर से आएगा। दो जीन उसके पास रहेगा, एक जीन आएगा उसका फादर से और एक जीन आएगा उसका मदर से, मतलब कि उसके पास दो जीन रहेगा। तो अगर किसी इंडिविजुअल के पास में और जीन कहाँ पे रहेगा और जीन का नाम क्या है, ये जीन का नाम है आई जीन और आई जीन, और एक आई जीन उसके फादर से आएगा और एक आई जीन उसके मदर से आएगा। तो आई जीन अगर उसके फादर से आने वाला आई जीन या फिर अगर उसके मदर से आने वाला एक आई जीन, कोई भी आई जीन अगर उसके फादर से आए या मदर से आए, अगर एक आई जीन है, आई जीन जो है वो है ए, चाहे वो फादर से आए या मदर से आए, कोई एक पेरेंट 1 से, और जो पेरेंट 2 से जो जीन आ रहा है वो जीन है आई ओ जीन है। तो उस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप क्या होगा? मैंने कहा कि एक इंडिविजुअल का दो जीन रहता है, एक उसका फादर से आता है और एक मदर से आता है। तो फादर से आने वाला जीन आई ए जीन हो सकता है या फिर आई ओ जीन, कोई भी हो सकता है। तो उस इंडिविजुअल आपके अंदर जो जीन का कॉपी है आपके फादर से, कौन सा आपके फादर से आया, कौन सा आपके मदर से आया, ये आपको पता नहीं चलेगा। जब आप फादर को टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके फादर के पास कौन सा जीन था। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो आपके पास जीन है वो, अगर आपके पास आई ए जीन है और आई ओ जीन है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा? आपका ब्लड ग्रुप होगा ए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे ए जीन है और ओ जीन, दोनों ही जीन है, और मैं पहले अपने स्टेटमेंट में लिख चुका हूँ कि ए जीन और ओ जीन जब दोनों एक साथ रहेगा तो ए जीन ओ जीन के ऊपर डोमिनेट करेगा और वो ओ जीन को सप्रेस कर देगा और खुद ही एक्सप्रेस हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए जीन जो है डोमिनेट्स ओवर द ओ जीन, मतलब ए जीन ओ जीन को सप्रेस कर दे रहा है और खुद ही क्या हो रहा है, एक्सप्रेस हो जा रहा है। तो इसीलिए इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ब्लड ग्रुप ए होगा। उसी तरह से अगर उस इंडिविजुअल का दोनों ही अगर ए जीन है तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों ही ए जीन है तो उस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए ही होगा। अगर उस इंडिविजुअल का एक बी जीन है, उस इंडिविजुअल का एक पेरेंट से आने वाला जीन बी जीन है और एक पेरेंट से आने वाला जीन ओ जीन है, तो उसी तरह से बी जीन डोमिनेट्स ओवर द ओ जीन, फिर से इस इंडिविजुअल का जो ओ जीन है वो सप्रेस हो जाएगा और बी जीन जो ओ जीन के ऊपर डोमिनेट कर रहा है वो एक्सप्रेस करने लगेगा और उस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप होगा बी। और अगर उसी तरह से अगर इंडिविजुअल का जो दोनों जीन है, पैटर्नल कॉपी ऑफ द जीन और मैटरनल कॉपी ऑफ द जीन, दोनों अगर बी जीन है तो उस इंडिविजुअल का ऑब्वियस सा बात है कि उसका जीन जो एक्सप्रेस होगा वो बी ही होगा, क्योंकि उसके पास और कोई जीन नहीं है, तो उसका इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप होगा बी। लेकिन अगर इंडिविजुअल के पास एक ए जीन है और एक बी जीन है तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में मैंने कहा कि जब ए और बी जीन दोनों एक साथ रहेगा तो वो एक दूसरे को ना डोमिनेट करेगा और ना ही एक दूसरे को सप्रेस करेगा। इस सिचुएशन में इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप जो होगा वो ए बी ब्लड ग्रुप होगा, ए बी ब्लड ग्रुप होगा। और अगर इंडिविजुअल के पास आने वाला जीन दोनों ही ओ जीन है तो उस कंडीशन में सिर्फ पेशेंट का ब्लड ग्रुप जो होगा
वो O ब्लड ग्रुप होगा। तो ये सब हम लोग देख रहे हैं, ये 6 अलग अलग पॉसिबिलिटीज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज हो सकता है, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर 6 पॉसिबिलिटीज हो सकता है। और किसी भी इंडिविजुअल के अंदर कितने तरह का, एक पॉपुलेशन में आप देखने जाएंगे तो आपको कितने तरह का जीन मिलेगा, या तो IA मिल सकता है, या फिर IB मिल सकता है, या फिर IO मिल सकता है। आपको 3 तरह का यहाँ पे आपको जीन का एलील्स मिल सकता है। मतलब आई जीन का सब टाइप्स कितना है, आई जीन का सब टाइप्स आपको 3 तरह का दिख रहा है। आई जीन का सब टाइप्स IA हो सकता है, आई जीन का सब टाइप्स IB हो सकता है, और आई जीन का सब टाइप IO हो सकता है। 3 तरह का हो सकता है। तो यहाँ पे मल्टीपल सब टाइप है, 2 से ज्यादा सब टाइप है। इसीलिए हम लोग ब्लड ग्रुप को एक एग्जाम्पल कहते हैं मल्टीपल एलील्स है, एक जीन का मल्टीपल एलील्स है, इसीलिए हम लोग इसे मल्टीपल एलीलिज्म भी कहते हैं। ब्लड ग्रुप ABO ब्लड ग्रुप को हम लोग मल्टीपल एलीलिज्म किस लिए कहते हैं, क्योंकि आई जीन का जो सब टाइप है वो मल्टीपल है, 3 है, 2 से ज़्यादा है। नॉर्मली किसी भी इंडिविजुअल में या किसी भी पॉपुलेशन में जीन का हमेशा 2 कॉपी रहता है, लेकिन ABO सिस्टम में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जीन का 3 कॉपी है, लेकिन एक समय में एक इंडिविजुअल के अंदर 2 कॉपी रह सकता है। लेकिन जब हम लोग पॉपुलेशन में देखेंगे तो हमें टोटल कितने कॉपी मिलेंगे, 3 कॉपी। किसी इंडिविजुअल के अंदर ये, किसी इंडिविजुअल के अंदर ये, उस तरह से हमें 3 कॉपीज मिलेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें 3 तरह का एलील यहाँ पे देखने को मिल रहा है, IA, IB और IO एलील। इसीलिए हम ABO ब्लड ग्रुप को मल्टीपल एलीलिज्म भी कहते हैं। ABO ब्लड ग्रुप को हम लोग कोडोमिनेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जब भी A और B जीन दोनों एक साथ रहता है तो वो एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट नहीं करता है, वो एक दूसरे के ऊपर सप्रेस भी नहीं करता है, दोनों के दोनों एक्सप्रेस हो जाते हैं एक साथ मिलकर। इसीलिए दोनों मिल रहा है, इसे हम लोग इसे कोडोमिनेंस कहते हैं। और इसे मल्टीपल एलीलिज्म इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 हमें जीन का एलील देखने को मिल रहा है। तो अगर हम लोग जीन को देखेंगे तो टोटल कितने जीनोटाइप ब्लड ग्रुप को फॉर्म कर रहे हैं, तो टोटल जीनोटाइप अगर आप यहाँ पे काउंट करेंगे तो कितने जीनोटाइप हुए, टोटल 6 जीनोटाइप हुए। तो हम कह सकते हैं कि टोटल जीनोटाइप ब्लड ग्रुप में कितने हुए, 6 जीनोटाइप। 6 जीनोटाइप मिल करके कितने ब्लड ग्रुप को फॉर्म कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O, A, B, AB और O। तो 4 ब्लड ग्रुप को फॉर्म कर रहे हैं, मतलब कि 4 फिनोटाइप को फॉर्म कर रहे हैं। तो 6 जीनोटाइप मिल करके 4 फिनोटाइप का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब कि 4 तरह का ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहे हैं ये 6 जीनोटाइप। तो ये जेनेटिक्स है, ये ब्लड ग्रुप का जेनेटिक्स है। और हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट और इससे पहले पढ़ा जा चुका कॉन्सेप्ट किस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद कर रहा है। फ्यूजन की बात करते हैं और समझते हैं कि किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप हम लोग किसी और इंडिविजुअल को ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते हैं बिना उस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप जाने और समझे। हमने पहले इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा किया हुआ है कि उस इंडिविजुअल के प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी रहता है वो आने वाले सभी RBC को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसीलिए हम उस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप बिना चेक किए हुए उसे ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते हैं। तो आइए अच्छे से हम लोग समझते हैं कि जो ब्लड ग्रुप A है उसके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी है वो एंटीबॉडी है एंटी-B, और जो ब्लड ग्रुप B है उसके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी है वो है एंटीबॉडी A, और जो ब्लड ग्रुप AB है उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, और जो ब्लड ग्रुप O है उसके प्लाज्मा में दोनों ही एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी A और एंटीबॉडी B। इस बात को हम लोग समझे हुए। तो अगर आप A इंडिविजुअल को अगर आप B ब्लड ग्रुप दे देंगे तो क्या होगा, B ब्लड ग्रुप जब इस इंडिविजुअल के अंदर जाएगा तो ये जो B एंटीबॉडी है वो इस B ब्लड ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसीलिए हम लोग B ब्लड ग्रुप A इंडिविजुअल के अंदर नहीं दे सकते, क्योंकि ये B एंटीबॉडी जो है इसके सरफेस पे, इस डोनर के RBC के सरफेस पे आपको B एंटीजन मिलेगा, ये B एंटीजन, इसीलिए ये B एंटीबॉडी इस B एंटीजन के ऊपर जाके लग जाएगा और उस RBC को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसीलिए हम इस इंडिविजुअल को B ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते हैं।
तो इस ए इंडिविजुअल वाले को हम लोग सिर्फ ए ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। क्या हम इस ए इंडिविजुअल वाले को ओ ब्लड ग्रुप दे सकते हैं? जी हाँ, इस ए ब्लड ग्रुप वाले को हम लोग ओ ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, क्योंकि इस ओ ब्लड ग्रुप के आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है। तो जब इसका आरबीसी इस इंडिविजुअल के अंदर जाएगा और इस इंडिविजुअल के अंदर कोई भी आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, तो ये एंटी बी एंटीबॉडी जो इसके अंदर है वो उस ब्लड ग्रुप के आरबीसी को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस ब्लड ग्रुप के आरबीसी पे, ओ ब्लड ग्रुप के आरबीसी पे कोई भी एंटीजन नहीं है। तो इसीलिए ए ब्लड ग्रुप वाले को हम लोग ए दे सकते हैं, ओ दे सकते हैं। उसी तरह से बी ब्लड ग्रुप वाले को हम लोग सिर्फ बी ब्लड ग्रुप दे सकते हैं और ओ ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, क्योंकि ओ वाले के सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं है। तो उसे हम लोग किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को दे दे, वो ब्लड जो हमने दिया है, ओ ब्लड, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, क्योंकि उसके सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं है। ए बी ब्लड ग्रुप वाले को हम लोग सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। तो इसे हम लोग ए बी ब्लड ग्रुप तो दे ही सकते हैं, साथ ही साथ इसे हम लोग ए ब्लड ग्रुप भी दे सकते हैं। क्यों हम लोग इसे ए ब्लड ग्रुप दे सकते हैं? क्योंकि इसके पास ए एंटीजन नहीं है, ए एंटीबॉडी नहीं है। इसे हम लोग बी ब्लड ग्रुप भी दे सकते हैं, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, ना कि इसके पास ए एंटीबॉडी है, ना कि इसके पास बी एंटीबॉडी है, ना कि इसके पास ए बी एंटीबॉडी है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। तो इसीलिए इस ब्लड ग्रुप को, ए बी ब्लड ग्रुप वाले को हम लोग इसमें से कोई भी ब्लड दे सकते हैं। तो रहा सवाल ओ ब्लड ग्रुप के बारे में। ओ ब्लड ग्रुप के पास दोनों ही एंटीबॉडी है। अगर हम लोग इसे ए ब्लड ग्रुप देंगे तो इसके पास एंटी ए है एंटीबॉडी, जो उस ए ब्लड ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर हम अगर हम लोग बी ब्लड ग्रुप देते हैं तो उसके पास एंटी बी है, जो उस ब्लड ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर हम लोग ए बी देते हैं तो उसके पास दोनों ही है, ए और बी, तो वो जाके उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ओ ब्लड ग्रुप वाले को हम लोग सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप ही दे सकते हैं। इसीलिए हम लोग ओ ब्लड ग्रुप को, और लेकिन इस ओ ब्लड ग्रुप हम लोग बाकी सारे ब्लड ग्रुप वाले को दे सकते हैं, लेकिन खुद ही जब ये ब्लड इसको लेना होगा तो ये सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप को सिर्फ दे सकता है। इसीलिए हम लोग ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, क्योंकि ये सबको तो ब्लड दे सकता है, लेकिन जब इसको खुद को लेने का टाइम आएगा तो ये सिर्फ ओ ब्लड को ही ले सकता है। ये ना ए ले सकता है, ना बी ले सकता है, ना ए बी ले सकता है, क्योंकि इसके पास वो सारा एंटीबॉडी है जो वो लेने वाला ब्लड के ऊपर जो एंटीजन रहेगा, ए के ऊपर ए एंटीजन, उसको ये डिस्ट्रॉय कर देगा। और यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप को आप दे सकते हैं ए बी ब्लड ग्रुप को। ये ए बी ब्लड ग्रुप हर तरह का ब्लड को ले सकता है। ये ए बी ले सकता है, ए भी ले सकता है, बी भी ले सकता है, ए बी भी ले सकता है, ओ भी ले सकता है। इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप को हम लोग यूनिवर्सल रिसिपिएंट भी कहते हैं। यूनिवर्सल रिसिपिएंट भी कहते हैं। तो ब्लड ग्रुप ए बी को हम लोग यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं, ब्लड ग्रुप ओ को हम लोग यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है ब्लड डोनेशन का। और